बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज। ये हमारी मैट्रिक फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था, जो हमारी लास्ट कैंपस में क्लास हुई, स्कूल में जो हमारी क्लास हुई फिजिकल क्लास, उसमें हमने बात की हुई थी कि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लें। पहले हिस्से के अंदर हम वेव के बारे में पढ़ते हैं कि वेव क्या है, उसकी टाइप्स देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जबकि दूसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। पहले हिस्से में आप वेव के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट आर वेव। टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जी कि वेव आपके पास कितनी किस्म की हैं, वेव के करेक्टर्स पढ़ते हैं, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह। और फिर आखिर में आपने रिपल टैंक की मदद से वेव की तीन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये सब हमने स्कूल में जो हमारी क्लासेस हुई उसमें हमने ये सब पढ़ लिया। मैंने आपको वेव के बारे में बताया कि अगर आप किसी चीज में वाइब्रेशन की मदद से डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, उन डिस्टरबेंस को आप वेव कहते हैं। जैसे आप पानी में एक स्टिक को अंदर बाहर करते रहे, तो आपने स्टिक की मदद से पानी में वाइब्रेशन पैदा करी, तो अब पानी में कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगी। उन डिस्टरबेंस को आप कहोगे वेव। अगर आप एक रस्सी को पकड़े और अपने हाथों को ऊपर नीचे करें, तो आपने इस रस्सी में वाइब्रेशन की और रस्सी में कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगी। उन डिस्टरबेंस को आप कहोगे वेव। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो वेव्स होती हैं, इनमें एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, और ये वेव अपने अंदर स्टोर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। यानी वेव जो है एक तरीका होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। सो ये वेव हो गया। फिर मैंने आपको वेव की चार टाइप्स बताई। दो होती है मीडियम के एतबार से, दो होती है डायरेक्शन के एतबार से। मीडियम के एतबार से हमारे पास दो टाइप्स कौन कौन सी थी, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैकेनिकल वेव्स, मिसाल के तौर पे साउंड, ऐसी वेव को कहा जाता है जो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती। मीडियम में से ट्रेवल हो जाएंगी, सॉलिड में से गुजर जाएंगी, लिक्विड में से गुजर जाएंगी, गैस में से गुजर जाएंगी, बट वैक्यूम में से ये ट्रेवल नहीं करती। उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। दूसरी टाइप हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऐसी वेव होती हैं, ये मीडियम में से भी गुजर जाती हैं और वैक्यूम में से भी गुजर जाती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस से भी गुजर जाएंगी, और जो वैक्यूम होगा जिनमें मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, ये उसमें से भी गुजर जाती है। मिसाल के तौर पे लाइट जो होती है, माइक्रोवेव जो होती है, रेडियो वेव जो होती है, इंफ्रारेड वेव जो होती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दो वेव की टाइप आपको मैंने ये बताई थी, और दो आपको बताई थी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये टाइप्स होती हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन। अगर हम देखते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे लंबाई में वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे वर्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, और वेव जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है। जैसे कि आप एक रस्सी में या पानी में जो वेव पैदा करते हैं, तो आप देखें जी, ये वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पर आप देखें रस्सी ऊपर गई है, यहाँ पर आप देखें रस्सी नीचे जा रही है। सो वाइब्रेशन आप देख रहे हैं जी अप एंड डाउन, वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन वेव को आप देखें तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है। सो अगर वाइब्रेशन एक प्लेन में हो रही होती है और वेव दूसरे प्लेन में ट्रैवल कर रही हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और कुछ ऐसी वेव होती हैं जिनमें आपकी वाइब्रेशंस अगर एक प्लेन में हो रही है, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, तो वेव भी इसी प्लेन में ट्रैवल कर रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वेव भी फिर हॉरिजॉन्टल जा रही है। ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दो चार टाइप्स हो गए टोटल। उसके बाद हमने वेव की करेक्टर्स पढ़े। ट्रांसवर्स वेव के भी बताया मैंने आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी बताया। ट्रांसवर्स वेव का बताया मैंने आपको कि ट्रांसवर्स वेव का जो वेव फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। ऐसे हम ट्रांसवर्स वेव का एक डायग्राम शो करते थे। ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, ये मीन पोजीशन कहलाती है, और ये जो बाकी आपको नजर आ रहा है, ये वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये जो हाई पॉइंट होते हैं, इनको आप कहते हैं क्रेस्ट। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसी तरह ये जो आपको ट्रांसवर्स वेव में कुछ लो पॉइंट नजर आ रहे हैं, इनको आप कहते हैं ट्रफ।
फिर क्रैश से लेके अगर हम मीन तक का डिस्टेंस नापें, इसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट से इसको आप डिनोट करते हैं। ये चीज यहाँ पर भी इतनी होती है, लिहाजा मीन से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस भी एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड कहलाता है। सिमिलरली अगर हम दो क्रैश के दरमियान डिस्टेंस मेजर करें या दो ट्रफ के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें, ये वेवलेंथ कहलाती है और इसको हम कहते हैं एक्स। लैम्डा सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मीन से क्रैश या मीन से ट्रफ तक का वर्टिकल डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रैश के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या जो दो ट्रफ के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको आप वेवलेंथ कहते हो। फिर मैंने आपको यहाँ वन वेव भी बताई। एक वेव क्या होगी जी, अगर आप क्रैश से स्टार्ट करें तो एक पूरा क्रैश एक पूरा ट्रफ, ये मिलकर बनती है एक वेव, वन क्रैश और वन ट्रफ। या फिर अगर आप जो है वो क्रैश के बिल्कुल बीच से यानी क्रैश से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो एक क्रैश से लेकर दूसरी क्रैश तक की एक वेव होगी। टाइम पीरियड भी बताया मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी भी बताई। टाइम पीरियड से मुराद होता है कि ये जो आपकी एक वेव है ये कितने टाइम में बनी है, उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। अगर आप एक वेव पे पॉइंट कंसीडर कर लें, वन वेव लेंथ का उसने जो डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में उसने कवर किया, उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी से मुराद होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट हुई है। ये जो वन वेव मैंने आपको बनाई है, ऐसी कितनी वेव एक सेकंड में जनरेट हो रही है, इसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ फॉर्मूले भी आए। मैंने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां ये फॉर्मूले चाहिए होंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टी इक्वल्स टू 1/f। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड का यूनिट याद रख लीजिएगा, है तो टाइम, लिहाजा इसका यूनिट होता है सेकेंड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेकेंड। दूसरा फॉर्मूला हमने फ्रीक्वेंसी का डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है हर्ट्ज। और तीसरा फॉर्मूला हमने वेलोसिटी ऑफ वेव का ड्राइव किया था, बकायदा बनाया था ये फॉर्मूला, तो तीसरा वाला मैं लिख रहा हूँ, v इक्वल्स टू लैम्डा एफ। यानी एक वेव की जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं, आप वेव लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव भी किया था, और वेलोसिटी का यूनिट आप सबको पता होता है मीटर पर सेकेंड है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और यूनिट है, और ये जो है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला और यूनिट है। इन फॉर्मूलों को हमने डिस्कस किया। सो ये ट्रांसवर्स वेव के कैरेक्टर्स हो गए। फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के कैरेक्टर्स डिस्कस किए। उसके लिए मैंने पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जाम्पल ली हमने, साउंड, किस तरह साउंड वेव ट्रेवल करके स्पीकर से कान तक जाता है, ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था कि स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, कभी वो बाहर आ रहा है कभी वो अंदर जा रहा है। ठीक है जी, सपोज करें ये रहा स्पीकर आपका और ये आपके कान में, तो अब स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब है कभी ये बाहर, बाहर तो नहीं तो आड़ा हो गया, हाँ, कभी स्पीकर जो है वो ऐसे आउटवर्ड आता है, कभी स्पीकर पीछे जाएगा फिर आउटवर्ड आएगा फिर ये पीछे, ऐसे स्पीकर जो है वो वाइब्रेट करता है, आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड। जब ये आउटवर्ड आता है तो यहाँ स्पीकर के सामने एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये एयर है ना जी स्पीकर, और यहाँ पर ये एयर मौजूद है, एयर के मॉलिक्यूल्स। जब स्पीकर बाहर आएगा, बल्कि एक मिनट में आपको इसकी एक अच्छी सी डायग्राम ही दिखा देता हूँ ना। ट्रांसवर्स वेव को हमने उसका वेव फॉर्म देखा और उसके कैरेक्टर्स तो हमने समझ लिए। क्रैश होता है, ट्रफ होता है, वर्टिकल डिस्टेंस को आप एम्पलीट्यूड कह रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप वेव लेंथ कह रहे हो, एक वेव को बनने में जो टाइम लग रहा है उसको आप टाइम पीरियड कह रहे हैं, और एक सेकंड में जितनी वेव आ रही है उसको आप वेव लेंथ वो फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करी उसके बाद हमने, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव हम इजीली नहीं समझ पा रहे होते, रस्सी तो हमने 1000 बार किया होता है, साउंड का प्रोपोगेट होता है हमने नहीं देखा हुआ होता, तो इसलिए मैंने आपको पहले साउंड का, कि साउंड वेव किस तरह ट्रेवल करके स्पीकर से कान तक आती है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था जी, जैसे इस वक्त डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको स्पीकर कंसीडर कर लें, और इस तरफ हम समझ लें हमारा कान मौजूद है, यहाँ राइट साइड पर हमारा एयर मौजूद है, और यहाँ लेफ्ट साइड पर जो है वो स्पीकर मौजूद है, बीच में हमारे स्पीकर और कान के बीच में ये एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब जब एक स्पीकर को ऑन करते हैं तो स्पीकर वाइब्रेट करता है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, देखिए ये वाइब्रेट हो रहा है, कभी ये आगे आ रहा है, अब ये पीछे गया, अब ये आगे आया, अब ये पीछे गया, आउटवर्ड इनवर्ड ये वाइब्रेशन हो रही है, हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रही है। कैसे वाइब्रेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, एक्सप्लेन में।
ठीक है, तो अब ये देखें आगे आया, अब ये पीछे गया, फिर ये आगे आया, फिर ये पीछे गया। याद रखिएगा स्पीकर हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट कर रहा है। अब देख क्या रहे हो आप इस डायग्राम में, वो ये कि जब स्पीकर आगे आता है वाइब्रेशन के दौरान, जब स्पीकर आगे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो ये अपने इर्द एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दबा रहा है, देखें कंप्रेस कर देता है, नजर आ रहा है ना। फिर जब ये पीछे जा रहा है तो वो कंप्रेस मॉलिक्यूल्स वापस खुल जाते हैं जी, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जहां कंप्रेस होते हैं उसको आप कंप्रेशन कहोगे, जहां रिलैक्स हो जाएंगे उसको आप रेयरफेक्शन कहोगे। ठीक है, ये जहां ये देखें अभी ये बाहर आया ना, तो अब आप सिर्फ इस तरफ नजर रखिएगा, कंप्रेस हुए, रिलैक्स हो गए, कंप्रेस हुए, रिलैक्स हो गए। तो जब स्पीकर बाहर आता है मॉलिक्यूल्स को दबा देता है, जब स्पीकर पीछे जाता है मॉलिक्यूल्स खुल जाते हैं। तो ये जो स्पीकर के 7 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता कभी कंप्रेस हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होने से पहले, रेयर फ्रैक्शन बनाने से पहले, ये बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकरा रहा है और बराबर वाले मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं, और ऐसे ही एक सीरीज बन जाती है। पहले एक एक लेयर जो है मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि ये वाली लेयर जो है ये कंप्रेस होगी, फिर ये वाली कंप्रेस लेयर बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएगी, तो बराबर वाले मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, ये वापस खुल जाएंगे। फिर अब ये जो कंप्रेस हुए हुए थे, जब ये बराबर वाले से टकराएंगे तो बराबर वाले से टकरा जाएंगे। तो इस डायग्राम को और से देख लें, किसी भी इस डायग्राम को आंखें आप थोड़ी सी चुंदी करें और देखें। आपको आप जब आप आंखें हल्की सी जैसे डिम, बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो आप आंखें नहीं करते, तो हल्की चुंदी, ऐसी आंखें आप करके देखें इस डायग्राम को, तो आपको नजर आएगा कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है। करके देखें, जब आप इस डायग्राम को ऐसे आंखें चुंदी करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कंप्रेशन पैदा हो रहा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ बढ़ के राइट साइड पर जा रहा है। दिस इज साउंड, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि इसमें आप मॉलिक्यूल्स देखें, ये जो रेड डॉट्स हमने बनाए में, कैसे वाइब्रेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट हो रहा है। कंप्रेशन के दौरान ये आगे जा रहा है, रेयरफेक्शन के दौरान ये पीछे आ रहा है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और वेव भी देखें आप हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। उसके बाद ये जो इसकी कैरेक्टर्स की बात करें, तो ये जो कंप्रेशन आ रहा है, जहां मॉलिक्यूल्स दबे हुए हैं, इनको हम कहते हैं कंप्रेशन। जहां मॉलिक्यूल्स खुल गए उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। इन कंप्रेशंस की जो थिकनेस होती है, इनकी जो चौड़ाई होती है, उसको आप कहोगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, और दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको आप कहोगे वेवलेंथ। ठीक है जी, ये तो वो कहानी वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, बस सिर्फ कंप्रेशन रेयरफेक्शन का फर्क आ गया। एक डिफरेंस याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रेस्ट ट्रफ थे, हाई पॉइंट लो पॉइंट, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, यानी कि वो रीजन जहां मॉलिक्यूल दबे हैं या मॉलिक्यूल्स खुले हुए हैं। तो आई होप ये बात तो समझ में आ गई होगी जी। ये तो खैर मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, इस बार मौका अच्छा था, तो हमने एक ट्राई कर लिया।